स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो चुनाव है वो किस तरीके से और उसके अंदर कौन कौन सी वो बातें हैं जिसके अंदर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और उसके अलावा आज हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को किस तरीके से करवाया जाए और वो किस लिए चुनाव आयोग के लिए जरूरी है। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। पारदर्शी मीन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आमने सामने दिखने वाली। चुनावी प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की आकांक्षा चुनाव परिणामों से न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में भारतीय संविधान में एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया था। अनेक लोग पहले से और आज भी ऐसा मानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता के सभी वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व के समान रूप से विश्वास था और वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र में हित में निर्णय ले सके। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का और जनता के प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है। कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे एक कानून प्रतिबंध यह भी यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय चुनाव आयोग के अंदर किसी भी रंग, भेद, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति चुनाव प्रतिनिधि बन के खड़ा हो सकता है। चुनाव के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी चुनाव प्रतिनिधि को अपना वोट डाल सकता है। उसके आगे है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव करने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का एक अधिकार निर्वाचन आयोग देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग को निर्वाचन से संबंधित हर बात का अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी संविधान की इस व्यवस्था में सहमति व्यक्त की गई है कि भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग अधिकारी के चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं होती। जैसा ही हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि इसके लिए राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोग के अलग अलग कार्य करते हैं और इसमें से प्रत्येक का कार्य करने का अलग अलग दायरा होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 1989 के आम चुनावों को ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को एक से बहुदलीय संसदीय सदस्य बना दिया गया था। चुनाव के बाद फिर से इसे सदस्य बना दिया गया। पुनः निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से लेकर बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयोग को इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात में सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुत ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों को साझेदारी हो जाती है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन सकता है। क्योंकि अकेला निर्वाचन जो आयोग है वो पूरे
भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हमारी चुनाव प्रक्रिया उसको अकेला संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उसको हम भागों में बांटकर अगर अलग अलग लोगों को जब हम काम की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो काम अच्छे तरीके से हो पाता है। इसलिए पहले जो निर्वाचन आयोग था वो 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, लेकिन अब जो है 1989 के चुनाव के बाद जो ये निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय आयोग बन चुका है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उससे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी हर निर्णय में निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के परामर्श में भी की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के लिए किसी एक ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का सुझाव दिया जा सके। इस शंका को चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया और उनका सुझाव है कि इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के विपक्ष में नेता और भारत के विपक्ष के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेना जरूरी है। संविधान निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त करने के होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और पर उसके संसद के द्वारा दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और अन्य न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसे इसलिए नहीं कहा गया कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां और संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उन्हें संविधान से पहले से ही प्राप्त थी। पिछले 55 वर्षों में लोकसभा में 14 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव करवाए गए हैं। निर्वाचन आयोग असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और निर्वाचन आयोग को एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य के विधानसभा और चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें निर्वाचन आयोग को अचानक से फैसले लेने पड़ते हैं और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर उसको लगता है कि ये जो फैसले हैं वो वैध हैं, तो जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कई बार जो है इलेक्शन को जो टाला भी गया, चुनावों को टाला गया, तो अगर उसको लगता है कि इस वक्त चुनाव करवाने से हिंसा लोगों के अंदर ज़्यादा भड़क सकती है तो चुनावों को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, जिसके अंदर न्यायपालिका उसका साथ दे सकती है, निर्वाचन आयोग का साथ दे सकती है। चुनाव के अंदर और कौन से जो सुधार है हमारी निर्वाचन आयोग के अंदर सुधार करवाने चाहिए वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव और स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 50 वर्षों के अनुभव के बाद हमारी चुनाव प्रणाली के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव में आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इसमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित और संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में हैं।
वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वो को क्या गया, हमारी चुनाव व्यवस्था को संवैधानिक मत से जीत और प्रणाली के स्थान पर किसी भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने चाहिए। दूसरा है संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान देने चाहिए, यानी कि संसद के अंदर तीसरा जो हिस्सा है वो महिलाओं का होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर और प्रावधान होने चाहिए। सरकार का एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसके विरुद्ध न्यायालय अपील कर रखी हो। इनके अगर किसी के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा जो उसके खिलाफ चल रहा है तो उसको चुनाव में खड़े होने से रोकना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी कि चुनाव के अंदर अगर कोई बात ऐसी आती है जिसके अंदर जाति और धर्म के आधार पर कोई बात को मुद्दा खड़ा किया जाता है तो उसको बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा कार्यविधि और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होने चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव है, इन सुझावों को कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि हम इन राय को आम राय बन भी जाएं तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल वे सभी और जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना को सम्मान करें। यानी कि एक अच्छे चुनाव आयोग की स्थापना, एक अच्छे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जब सभी जो प्रतिनिधि है उन सभी कानूनों का पालन करें जो चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। कानून सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षा और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह काम है कि जनता को स्वयं ही अपने अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक गठनों का विकास किया जाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी कर सके। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि चुनाव और प्रतिनिधि की किस प्रकार से चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराया जाए और प्रतिनिधि जो है वो किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों को अगर फॉलो करे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव प्रक्रिया को सफल किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के अंदर जो कुछ पढ़ा है उसके साफ और क्लियर नोट्स अपनी नोटबुक के अंदर तैयार करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।